हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाउटनट। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में 180 में से 180 कैसे लाया जा सकता है। मेरा नाम मनीष कोदारा है, मैंने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया है और आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा वो नोट डाउन करोगे और अपने आप को एनालाइज करोगे हर वीक कि क्या मैंने जो चीज़ें बताई है, क्या आप हर वीक बाय वीक आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो अभी नीट के एग्जाम में जो आपको मेहनत या जो आपको सक्सेस मिलेगी मेहनत से, वो जो सक्सेस है वो बेटा आप आगे की लाइफ में काफी सालों बाद सेम डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। बताता हूं कैसे। आपने अभी नीट का एग्जाम क्लियर किया, आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, ठीक है। एक बच्चा जिसने अभी ज्यादा मेहनत नहीं की, उस बंदे ने बी फार्मा कर लिया, फिर एम फार्मा कर लिया, है ना। डिप्लोमा 3 साल का जो डिग्री का कोर्स होता है, वो 3 साल वाली डिग्री ले ली, फिर 2 साल वाली एक और एम फार्मा के लिए एक और डिग्री ले ली। बेटा वो बंदा अब वो बंदा आज से 5 साल बाद में अगर कितनी ही मेहनत करे, तो वो अगर आपने नीट क्लियर कर लिया और एक दूसरा स्टूडेंट है, वो आगे अगर बहुत ज्यादा मेहनत करे 5 साल बाद में, तब भी आपके बराबर वो कभी नहीं आ सकता। तो ये जो है ना, बहुत ज्यादा राइट टाइम है मेहनत करने का। और ये जो मेहनत है, अभी वाली जो मेहनत है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी, बहुत बड़ा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो अब जितनी भी बातें हम लोग बता रहे हैं, उनको सच में ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लिया, सुनते सुनते अच्छा लग रहा है कि यार बातें अच्छी बोल रही है, बातें अच्छा बोल रहा है। आपको उसको अप्लाई करना है, हर दिन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो अराउंड 40% रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करनी है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका डे 1 से ही ये प्लान होना चाहिए कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलाज लिखने वाला हूं। हर चैप्टर के 11th के 12th के एक चैप्टर के आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आपकी फॉर्मूला शीट जो है एक अलग से होनी चाहिए। दूसरी बात, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है, सोल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज, हर चैप्टर के आपको बैक एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उन सवालों को बार बार करना है। बैक एक्सरसाइज में कुछ सवाल नीट के एग्जाम में जो आते हैं उससे भी थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बट आपको सारे सवाल करने हैं ईमानदारी से हर चैप्टर की। फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी के सोल्व्ड एग्जांपल से हर चैप्टर के बैक एक्सरसाइज, 2 चीज होगी। तीसरी है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, चौथी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको ये 4 चीजें करनी है। फॉर्मूलाज के लिए आपको बीच बीच में रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम, और फिर उसके बाद में मान लो कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट हो गया या ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट हो गया, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डाउटनट के आरंभ बैच में हो या डाउटनट के दूसरे वाले बैच में हो या कहीं और किसी के बैच में हो, तो दोस्तों फॉर्मूला जो है, चाहे ऑर्गेनिक चल रहा है इनऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल के फॉर्मूला शीट कम से कम अगर आपने एक चैप्टर की 5 मिनट भी देख ली, चलते चलते फॉर्मूला शीट देख ली, तो वो फॉर्मूला आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। आप सभी को पता होगा कि 2 टाइप की मेमोरीज होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो अगर आप बार बार किसी चीज को रिपीट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो आपको फॉर्मूला शीट ऐसे चलते उठते बैठते रैंडमली खोल लेना है। मतलब आपकी 3 फॉर्मूला शीट जो है ना, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, तीनों पड़ी होनी चाहिए अलग अलग जगह पे। आपने रैंडम ऑर्गेनिक के कोई रिएक्शन याद कर ली, रैंडम फिजिकल के कुछ डेटा देख ली, और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में जो टेबल है, जो टेबल बनी हुई है, कुछ डेटा के टेबल बनी हुई है, उन टेबल को बहुत सही तरीके से एनालाइज करना है। मान लो एक त्रिज्या की टेबल बनी हुई है, रेडियस की, ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर बीच में अपवाद वाला कुछ नंबर है कि ऐसा कुछ नंबर आ रहा है 10,
15 और 25, फिर अचानक एक बार 18 आ रहा है, फिर उसके बाद में वापस बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां से सवाल बन सकता है। सवाल को खुद से फ्रेम करना है कि अगर मेरे को ये 4 ऑप्शंस दे दे और इसमें अगर ये पूछ ले कि रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, या अगर ऑर्डर पूछ ले, खुद से सवाल फ्रेम करना है। ये काम आपको इनऑर्गेनिक में भी करना है और फिजिकल में भी करना है। खुद से सवाल फ्रेम किए हुए अगर आपको 4-5 सवाल अगर हर सब्जेक्ट में अगर आपको दिख जाते हैं पेपर में, तो आपको लगेगा कि पेपर सेट करने वाले बंदे की थिंकिंग प्रोसेस एंड मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है सेम है, ये पेपर मेरे हिसाब से सेट हुआ है। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। सेम बात मेरे साथ में हुई थी जब मैं जेईई एडवांस का पेपर दे रहा था। कुछ मेरे खुद के सोचे हुए सवाल आए थे उसमें, और मेरे को ऐसा लग गया था कि ये पेपर तो कहीं नहीं जाने वाला है, अब तो आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली पक्का है। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको खुद से सवाल फ्रेम करने होंगे, खुद से सोचना होगा कि यार परमाणु संरचना में इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, मेरे को पता है। केमिकल बॉन्डिंग में ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइडों पर इस प्रकार का सवाल बन सकता है, मेरे को पता है। जब भी चल रहे हो, बाहर चल रहे हो, मार्केट जा रहे हो, या घर वाले जबरदस्ती किसी फंक्शन में लेके जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हाँ उस चैप्टर में ये चीज होती है, उस चैप्टर में ये चीज होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में KMnO4 इसमें बदलता है, I- को I2 में बदलता है। जो भी तुम्हारे जो फॉर्मूलाज है, छोटी छोटी चीजें, ये बातें अपने आप बार बार रिपीट करते रहो। फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया, अपन ने 4 चीजें डिस्कस किए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा आपको थियरी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़नी है फिंगर टिप्स, उसके बाद में आपको पढ़ने नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। हर चैप्टर के नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो ना, तब तक आपको प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस वाली जो एक्सरसाइज है ना, उस पर आप कम से कम 4-5 बार जा चुके होंगे। हर सवाल आपने 4 से 5 बार हो जाना चाहिए। जब तुम्हारा एग्जाम से जस्ट पहले वाले वीक तक आपको ऐसा होना है कि मैंने लगभग हर कोई एक्सरसाइज को 4 या 5 बार देख लिया है। आपको एक बार आपने एक्सरसाइज की, आपको लगा ठीक है पहले ये सवाल तो हो गए थे, अब मैं दोबारा क्यों करना है, ये सवाल तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। जब तू दोबारा करेगा तो तेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और ज्यादा कंसेप्ट चमकेंगे कि यार लास्ट टाइम तो मैंने ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का सोच के ये टिक कर दिया था, बट एक्चुअल जो रीजन है अब मेरे को पता है। आपको सवाल याद होने चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो याद हो जाने चाहिए। जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो हमारे स्कूल का जो सीनियर था उसने मेरे को बोला था कि मेरे को जेईई के सारे सवालों के आंसर्स तक याद हो गए, और मैं उस टाइम बहुत डर गया। मेरे को लगा यार ये कैसे होगा, ऐसा करेंगे तभी। वो आईआईटी कानपुर गए थे, तो वो स्कूल में फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में जाने के बाद में स्कूल में आए थे, और मेरे को उसी दिन से लग गया था कि हाँ भाई अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और जब मैं जेईई का एग्जाम दे रहा था तब तक मैंने हर सब्जेक्ट में सारे PYQs मेरे को एकदम याद होते थे कि हाँ इसका आंसर फाइनली आएगा, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में हो गया अपने पास में अगेन फॉर्मूला शीट। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी के टेबल पे ध्यान देना है, नीट के PYQs और फिंगर टिप्स। उसके अलावा और कोई भी किताब रैंडम तरीके से नहीं खरीदनी है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग एक किताब से कर लिया और एस ब्लॉक दूसरी किताब से कर रहे हैं, पी ब्लॉक तीसरी किताब से कर रहे हैं। जो लोग इधर किताब से किताब जाते हैं ना, वो लोगों का रैंक अच्छा कभी भी नहीं आता है। आपको बेसिक जो फंडे हैं उन्हीं पे यू हैव टू स्टिक विद बेसिक रूल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मैं इतना करने वाला हूं, बात खत्म। मेरे पास में फिजिक्स की 3 किताबें थी जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, और एक दिन मेरे को लगा कि यार ये जो किताबें हैं ना ये काम की नहीं। मैं तीनों किताबें बेच के आया, और मैंने जो मटेरियल मिलता था, एक्सरसाइज मिलते थे कोचिंग से, मैं बोला सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करूंगा, क्योंकि अलग अलग किताबों से मैंने कुछ सवाल कहीं के किए, कुछ सवाल कहीं के किए, और एक जगह कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है। तो आप अगर कुछ छोटी चीज़ें रखते हो कि भाई मेरा ये टारगेट ये है, एनसीईआरटी के सवाल हो गए, फिंगर टिप्स हो गया, नीट PYQs हो गया, अब इन तीनों चीज़ों में आपका काम जो है वो इनऑर्गेनिक में हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो बहुत होशियार बच्चे हैं वो कुछ रैंडम किताब में सजेस्ट कर देते हैं कि नीट के लिए जेडीली कर लो, आपको नहीं करना है भाई। जो एग्जाम में पूछा जाएगा, नीट में इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, आपको ज़्यादा सवाल सही करने होते हैं नीट के पेपर में।
तो आपको इजी चीजें बार बार देखनी है, इजी सवाल बार बार करने। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक के अंदर आपको एक प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास में एक किताब होनी चाहिए, जो भी आपके पास में किताब है एक किताब होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अगेन PYQs और NCERT फिंगर टिप्स, और उसके अलावा साथ में आप प्रैक्टिस के लिए एक और किताब कर सकते हो। ऑर्गेनिक में एक सही ऑर्डर में चलना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही ऑर्डर में सीखना, सही ऑर्डर में चैप्टर्स को पढ़ना, सही ऑर्डर में प्रैक्टिस करना। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो आपको हाइड्रोकार्बन, अगर सिर्फ आपने हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी पढ़ा है तो आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही सवाल करने चाहिए। रैंडमली आप अगर आगे के चैप्टर्स में जाके अगर आप क्वेश्चन करते हो, आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाएगा। जो भी चीज अब तक जो भी चीज नहीं पढ़ाई है तुम्हारे बैच में, उस चीज को खुद से मत करना। बहुत सारे बच्चे थोड़े से ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई करते हैं कि अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं तो खुद से पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है वो 8-10 साल के अपने एक्सपीरियंस से, उसने जो 8-10 साल जो सीखा है वो उस तरीके से पढ़ाएगा, आपका काम आसान करेगा। उसने खुद 8-10 साल पढ़ाई की, जितने साल भी पढ़ाया है, खुद पढ़ा भी है, तो उसने खुद ज्ञान लिया है और उसको जो है वो डिलीवर करने वाला है। तो आप अगर खुद से करोगे तो आपकी ज़्यादा एनर्जी जाने वाली है। हमेशा वेट करो कि जो अपने बैच में जो चैप्टर होगा ना, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करूंगा। आपने कोई फुल सिलेबस टेस्ट दे लिया और कुछ चैप्टर्स हो ही नहीं रखे, मान लो आपका स्कोर आता है 500, आपके कुछ चैप्टर्स नहीं हो रखे अब तक, तो दोस्तों आपको अपना जो स्कोर है ना 500 नहीं मानना है। आपको ये सोचना है कि जितने चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने किए हैं ना, जितने चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे उसमें से मेरे कितने सही हुए, उसके हिसाब से आपको स्कोर देखना है कि मेरे को 720 में से कितने आएंगे। आगे के चैप्टर्स का कभी भी, जिसमें तैयारी नहीं है, कभी भी आप लोग फुल सिलेबस टेस्ट अगर दो तो अपने दिमाग में, अपने माइंड को ये आप बताओगे कि भाई ये अपना सिलेबस इतना था, इतना मैंने पढ़ रखा है, बाकी पढ़, इसके हिसाब से जितने नंबर आए ना, बाकी पूरा सिलेबस होने के बाद में 720 में भी उसके हिसाब से उसी परसेंटेज में नंबर आएंगे। तो आपको ये देखना है। तीसरी बात, आपको टेस्ट से डरना नहीं है। जो टॉपिक हुआ है अपना डाउटनट में या कहीं भी जहां भी पढ़ा है, उसका टेस्ट आपको देते रहना है। और टेस्ट देने के बाद में, जैसे आपका 9 से 12 टेस्ट है, आप एग्जाम देने के बाद में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 9 से 12 एग्जाम दे लिया, अब स्कोर का वेट करेंगे। आप 9 से 12 एग्जाम दे रहे हो तो घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, आप उस टेस्ट पेपर को एनालाइज करो और कम से कम एक पेज पे इतनी चीजें लिखो जो आपने यहां गलती की। आप 3 सवाल ऐसे नहीं कर पाए जिनका फॉर्मूला याद नहीं था, तो प्रॉपर लिखो। पॉइंट नंबर 1, 3 सवाल फॉर्मूला के कारण रह गए। कोई सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई तो आप लिखो कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण इतने सवाल गलत हुए। और वो जो पेज है ना, जो भी आपने गलतियां की, वो पेज अपने दीवार पे चिपका दो। हर टेस्ट के बाद में ऐसा करना है। आपको अपना कमरा जो है वो पूरा गंदा कर देना है, ऐसे चिपका के, ताकि आपको बार बार नजर पड़ेगी ना, फॉर्मूला के कारण 3 सवाल गलत हुए। अरे भाई 12 नंबर कहां पहुंच जाएगा 12 नंबर में। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है। खुद लिखो, अपनी गलतियों को दीवार पे लिखो कि ये गलती की है। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म में गलती हुई है तो लिखो। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की पहचान करने में गलती हुई है, तो जब तू पेज पे लिखेगा ना, जो तेरे दिमाग, जो तूने एनालाइज किया है उसको पेपर पे लेके आएगा ना, तो तब तेरा दिमाग वापस उस चीज को रीड करेगा और वो सोचेगा कि नहीं, मेरे को ये गलती नहीं करनी है। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। अब लास्ट बात यह है कि हर कोई बंदा कर सकता है, हर कोई। ये स्टेटमेंट आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट अगर आप सही तरीके से चीज़ें करते हो तो हर किसी में इतना टैलेंट है कि वो नीट का एग्ज़ाम फोड़ सकता है, अगर उसने सही तरीके से अपने जितने जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से यूज़ करता है। तो मतलब हर बंदा कर सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 12th के साथ में नीट का एग्ज़ाम दिया, 150 नंबर आए,
और 1 साल ड्रॉप लिया, 600 प्लस नंबर आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बात यह है कि आप कितना सही तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हो। रिसोर्सेज में आ गया टाइम, आ गया आपके टीचर्स, आ गए आपका फ़ोन सही से यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। बहुत बेसिक चीज़ें सबको पता है। फ़ोन सही से इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ोन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे रील्स कम देखनी चाहिए, व्हाट्सएप पे लोगों से बातें कम करनी चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखोगे। आप जब सोने जा रहे हो तो आप ये सोच लो कि फ़ोन को आप दूर रख के सोओगे। बहुत सिंपल तरीका कि बेड पे मैं फ़ोन नहीं रखूँगा, एक छोटी सी हैबिट तैयार कर लो। अगर आप ज़्यादा दिनों का देखते हो तो बहुत टाइम बच जाएगा आपका। दूसरी बात, आप जब जैसे ही उठते हो आप सुबह, आप हमेशा बेडशीट को फोल्ड कर दो। आप उठ के बैठो मत, बेड पे बैठना ही नहीं है। ये भी आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है। जैसे आप उठते हो ना तो सोच लो कि यहाँ मैं वापस बैठने वाला नहीं हूँ। अगर आप वापस बैठेगा, थोड़ा तो सोचेगा और सो जाएगा। 1 घंटा और चला गया, 2 घंटा और चला गया। तीसरी बात, लोगों को आपको समय अभी नहीं देना है। आपका जो समय अभी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि अभी आपने जो मेहनत कर रहे हो ना, 1 साल में ये जो मेहनत है आपको जहाँ पहुँचा सकती है ना, जो लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। यही मेहनत अगर आप 5 साल बाद करते हो, इतना डिफरेंस क्रिएट करने में लोगों में और आप में, तो आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कई साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सेम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो जितना अभी कर सकते हो। मतलब तेरे को क्या चाहिए? किताबें, टीचर्स, नोटबुक, पेन, वो आपको इस देश का सबसे बढ़िया डॉक्टर बनाने में मदद कर सकता है। मतलब आपको और कोई बैरियर नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में। पढ़ना जो है सबसे इजी काम है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरे पे डिपेंड कर रहा है। तू कितना एफर्ट मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये काम होने में आप पे ही डिपेंडेंट है। एक चैप्टर बहुत अच्छे से करना सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड। आपको टीचर्स कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो अच्छे ही मिले होंगे, किताबें सबके पास अवेलेबल है, फोन सबके पास अवेलेबल है। इसके जो जरूरी फैक्टर्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो चीज करनी है वो आप पे डिपेंडेंट है। यही अगर एक गांव का सरपंच सड़क बनाना चाहता है गांव में, तो उस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। वो कितने सारे लोगों पे डिपेंडेंट है। वो एमएलए के पास आएगा, एमएलए बोलेगा नहीं फंड नहीं है, इतना फंड नहीं दे सकते। उस बहुत सारे लोगों से उसको साइन लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों, एक बहुत बड़ा एक लूप है। जैसे आप कॉलेज से बाहर जाओगे, कोई भी चीज़ करने जाओगे रियल लाइफ में, तो उसमें डिपेंडेंसी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करती ये चीज़ें, बट अब पढ़ते वक्त चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही है। और वो चीज़ें जो है वो आपको, इतना बड़ा देश है यार इंडिया का, सबसे तगड़ा डॉक्टर बना सकती है, सबसे तगड़ी आपको कॉलेज मिल सकती है। इससे बढ़िया और क्या होगा? इतना जो ये चीज़ आसान है ना, उतनी आसान आगे रियल लाइफ में चीज़ें है नहीं। मेरा दोस्त था अर्जुन राव, उसका ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस्ड में कुछ 52 या 48 था। उसने मेरे को ये बात बोली थी कि जो पढ़ना है वो सबसे इजी काम है। और उसने पूरा एक्सप्लेन किया था। हम लोग हॉस्टल में रात को ऐसे डिस्कशन करते थे, मतलब हमारा इस चीज़ पे डिस्कशन चला था 4-5 घंटे, बहुत सारे दोस्त बैठ के। आईआईटी में, एम्स में ऐसे लोग फ्रूटफुल डिस्कशन करते रहते हैं। तो पढ़ना बहुत इजी है, बहुत आसान काम है। आप उसको डिफ़िकल्ट मत लो, बस आप पे डिपेंडेंट है सारी चीज़ें। बस कमरा बंद करो, लोगों को समय देना बंद करो। लोग, आपको लग रहा होगा कि यार ये दोस्त, इसकी दोस्ती छूट जाएगी, या ये रिलेटिव क्या सोचेगा अगर मैंने उनसे अच्छे से बात नहीं की, उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास सब अपनी अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों में है,
किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके बारे में सोचे कि आजकल ये बाहर नहीं निकलता है, आजकल ये खेलने नहीं जाती है, आजकल इसकी इंस्टाग्राम पे कोई नई पोस्ट नहीं देखी है, लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है। तो आप वो चीज़ें छोड़ दो। कोई भी आपको काम बोले घर में, ना बोल दो। ना बोलना सीखना है। आप बस ये सोचना कि अगर मेरे को कोई भी एक मेरे पास में डिसीजन आता है, वो हर डिसीजन से मैं ये सोचूंगा कि क्या ये नीट एग्जाम क्लियर करने के मेरे को करीब लेके जाने वाला है या दूर लेके जाने वाला है। किसी दोस्त ने बोला कि यार एक नई मूवी आई है, सब लोग देखने जा रहे हैं और बच्चे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। और तुम्हें लगा हाँ यार काफ़ी दिन हो गए, एक मूवी देखना जाना चाहिए। फिर आप एक बार इस डिसीजन से पहले ये सोच लेना कि क्या अगर मैं मूवी देखने गया तो क्या मेरे को नीट के और करीब लेके जाएगा या वो दूर लेके जाएगा। अगर वो दूर लेके जाता है, आंख बंद करके नो, नहीं करना है। अगर आपको पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार बहुत हो गया, अब थक गया मैं, भाई चल लो, शॉर्ट नोट्स लेके चलते रहो, चलते चलते पेज पलटते रहो। मैं अपने घर की शाम को छत पे चलते चलते पेज पलटता रहता था। मेरे को भी शर्म आती थी, कोई दोस्त यार ये लोग बाकी लोग क्या सोचेंगे यार बहुत पढ़ रहा है। मैं जो बुक है वो एकदम नीचे रखता था, चल रहा हूँ, मैंने नीचे नीचे एक दो फॉर्मूले देख लिए, फिर घूम रहा हूँ, या टेबल पे बुक रख दी और एक बार पास में गया, फिर उसके बाद उन फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा दोस्तों मिलते हैं हम लोग आरंभ बैच में, क्लास में। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना टाइम यहाँ स्पेंड किया है उसको सही से यूटिलाइज करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे आज से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।